तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की पोएट्री की फर्स्ट पोएम मर्सी, जिसके आज हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। इसकी शॉर्ट समरी और इसकी व्याख्या, सेंट्रल आइडिया, ये सभी की वीडियो मैंने डाल दी हैं। और अब हम एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि ये एक्सप्लेनेशन होता क्या है और इस एक्सप्लेनेशन में हमें क्या करना पड़ता है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है किसी स्टैंजा को या किसी पैसेज को। तो देखिए, जब हम किसी पैसेज को, क्योंकि आपको पोएट्री प्रोज से पैसेज भी आते हैं एक्सप्लेन करने को, 8 मार्क्स का आएगा और पोएट्री से स्टैंजा आएगा 8 मार्क्स का। तो जब हम किसी पैसेज या स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें उसमें 3 चीजें बतानी पड़ती हैं। रेफरेंस जो होता है संदर्भ, और फिर कॉन्टेक्स्ट जो होता है प्रसंग, और इसके बाद हमें बताना होता है एक्सप्लेनेशन जो होती है व्याख्या। तो किसी स्टैंजा को जब हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं शुरू कर देंगे। जैसे हिंदी में जब कोई एक्सप्लेनेशन, कोई पैसेज आता है तो हम सीधा उसका अर्थ लिखना शुरू नहीं कर देते, हम उसका संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं। और पोएट्री में लास्ट में आ जाता है नोट, जिसे हम कहते हैं काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। इसमें हमें मोस्टली लिखने पड़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच बताते हैं कि इस स्टैंजा में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, या कुछ स्पेशल यूज हुआ है तो वो बताते हैं। तो आज मैं यहाँ बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेसन का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी तो आप अपने मतलब थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगी, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज ये पहला है, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, रेफरेंस, हेडिंग डालेंगे। अब रेफरेंस जो कि जैसा कि लिखा है संदर्भ, तो संदर्भ तो आप सभी जानते ही हैं कैसे लिखा जाता है, तो हिंदी में लिखते हो। यह पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, लेकिन हमें इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए, इंग्लिश का हमारा संदर्भ ऐसे लिखा जाता है। जैसे ये स्टैंजा है तो हम लिखेंगे दिस स्टैंजा। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन, क्योंकि पैसे बनता है, हैज बीन टेकन। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम द पोएम, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और फिर सिंगल कॉमा में डाल देंगे पोएम का नाम मर्सी। हमने बता दिया यह स्टैंजा हमारी पोएम मर्सी से लिया गया। पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन लेसन 1, 2। अब किसके द्वारा लिखा गया, तो अगर ये प्रोज है तो लिखेंगे रिटन बाय, पोएट्री है तो कंपोज्ड बाय, तो हम डाल देंगे कंपोज्ड बाय, और यहाँ पर डाल देंगे हम विलियम शेक्सपियर। हमारा रेफरेंस हो गया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बताया है। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। लेकिन अगर आप कुछ और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा लिखना चाहते हैं तो इसकी भी विशेषता यहाँ जोड़ दीजिए और इसकी भी विशेषता जोड़ दीजिए। मर्सी की विशेषता जोड़ देंगे। मर्सी पोएम क्या है, which is an extract from the poem, from Shakespeare's famous play The Merchant of Venice। ये आप जोड़ सकते हो, यहाँ पर जोड़ सकते हो। आप लिख सकते हो दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी, क्योंकि मैंने मर्सी पोएम में आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि ये जो मर्सी पोएम है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से ली गई है। तो यहाँ मर्सी को
भी बता देंगे। विच इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है अंश या हिस्सा। विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिर लिखेंगे हम कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर की विशेषता भी लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या कॉमा लगाकर, अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, क्योंकि ये महान नाटककार हैं तो ग्रेट ड्रामाटिस्ट हो जाएगा। तो दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर कॉमा ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, कैसे लिखना है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट होता है प्रसंग। जैसे आप किसी जगह पर अचानक पहुंच गए, वहां दो लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और अब आप पहुंचे हो और बात काफी हो चुकी है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस मैटर पर बात कर रहे हैं। तो आप पूछोगे क्या प्रसंग चल रहा है, पूछोगे क्या प्रसंग चल रहा है। तो क्या चल रहा है इसके बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो शॉर्ट में बताएंगे कि हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने मोहल्ले के पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं, या आज की इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा संकेत देंगे उस सामने वाले को, जिससे कि वो जो सुने उसे भी समझ में आ जाए कि किस मैटर पर बात चल रही है। तो ऐसे ही स्टैंजा या पैसेज होते हैं, लेसन के बीच से अचानक पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरू से पूछे जाएं या लास्ट से, कहीं किसी लाइन को पूछ दिया जाता है तो हमें ये सब बताना पड़ता है कि इसमें किसके बारे में बात चल रही है। तो देखिए, क्योंकि इसके पहले तो कोई स्टैंजा था नहीं कि हम इससे जोड़ें, तो इसी को देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें स्टैंजा का अर्थ समझना पड़ता है। हम इसका अर्थ पढ़ेंगे पहले। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, यह स्वर्ग से पृथ्वी पर सुखद वर्षा की समान गिरती है। इट इज फिश ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए लाभदायक है। इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह सबसे शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण है। तो हमने पढ़ लिया स्टैंजा, और स्टैंजा पढ़कर हमें पता चला कि ये जो स्टैंजा है ये पोएम मर्सी, स्टैंजा मर्सी के गुणों के बारे में बता रहा है कि दया कैसी होती है, दया के क्या गुण हैं। तो हमें पता चल गया कि दया पर चल रही है ये पूरी पोएम। जैसा कि टाइटल है तो हमें पता ही है कि क्या चल रहा होगा, लेकिन इसमें स्पेशली दया के किन गुणों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जब हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो शुरू करते हैं इन दिस स्टैंजा। रोज होता तो इन दिस पैसेज, इन दीज लाइन्स लिख सकते थे। इन दिस स्टैंजा, कौन बोल रहा है, ये बोलने वाले का नाम लिखेंगे। ये लिखी तो है विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन ये जो कविता है ये कौन गा रही है। आपने समरी पढ़ी होगी, पोएम पढ़ी होगी मेरे लेक्चर में, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि ये जो पूरी पोएम है ये पोर्शिया गाती है। पोर्शिया गाती है शाइलॉक को पिघलाने के लिए कि शाइलॉक एंटोनियो पर दया दिखाए। तो देखिए यहाँ पर पोर्शिया ने ये कविता की लाइन कही है, तो इन दिस स्टैंजा पोर्शिया किससे कह रही है, शाइलॉक से, अपील से प्रार्थना करती है टू शाइलॉक। किस लिए, टू शो मर्सी, दया दिखाने के लिए। इस स्टैंजा में पोर्शिया शाइलॉक से दया दिखाने के लिए कहती है, किस पर, एंटोनियो पर, एंटोनियो पर दया दिखाने के लिए कहती है। समझ गए। देखिए मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं आपको, ये जो पोएम है
ये विलियम शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में एंटोनियो जो है वो एक शरीफ व्यक्ति होता है, व्यापारी होता है, लेकिन अपने फ्रेंड के लिए वो साइलॉक से पैसा उधार लेता है और साइलॉक शर्त रखता है कि अगर 3 महीने में पैसा उधार वापस दे दिया तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर पैसा वापस नहीं किया तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड गोश्त काट लेगा। अब एंटोनियो के जहाज भटक जाते हैं और समय पर नहीं आ पाते हैं, इसलिए एंटोनियो साइलॉक का पैसा नहीं चुका पाता है और साइलॉक कोर्ट में केस कर देता है कि उसे एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड गोश्त चाहिए। अब क्योंकि अगर ऐसा वो करता तो इससे एंटोनियो मर भी सकता था, उसे चोट लग सकती थी। अब एंटोनियो का फ्रेंड जो बेसिनियो होता है, जिसके लिए एंटोनियो ने पैसा उधार लिया था साइलॉक से, उसकी सगाई पोर्सिया से हो जाती है और जब पोर्सिया को इसके मैटर के बारे में पता चलता है तो पोर्सिया लॉ कानून पढ़ी होती है तो वह उसका केस लड़ने के लिए वेश बदल कर जाती है और एंटोनियो का केस लड़ती है। तब वो साइलॉक से कहती है कि तुम्हें दया दिखानी चाहिए एंटोनियो पर, तुम्हें एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि वो कहती है, वो ये भी बताती है, She tells him that, वह उसे बताती है कि mercy is the best quality of human being। वो बताती है, वो पहले साइलॉक से कहती है कि साइलॉक को एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए, फिर वो बताती है दया क्यों दिखानी चाहिए। वो ये बताती है कि दया मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है। ये प्रसंग हो गया, हमारा कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो देखिए, समझ में आ गया है आपको रेफरेंस कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। इसमें जिसके बारे में बात की गई हो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मेन होता है रेफरेंस। अगर आपका रेफरेंस सही है तो आपका एक्सप्लेनेशन सही हो ही जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमें इसी का अर्थ इंग्लिश में लिखना है, थोड़ा सा और बढ़ाकर एक्सप्लेन करके डिटेल में। तो देखिए, इसे पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, कितना इजी है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो बोल रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स, लिख सकते हैं पोर्शिया sees that। इतना तो हमें लिखना है, जो बोल रहा है। अगर पोएट बोलता तो हम लिखते हैं इन दीज लाइन्स पोएट सेज दैट, इन दीज लाइन्स पोर्शिया सेज दैट। इन पंक्तियों में पोर्शिया कहती है, क्या कहती है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। हमें सेम लाइन नहीं लिखनी है, लेकिन हम अपनी भाषा में से व्याख्या कर सकते हैं। तो वो कहती है, पहले तो हम इसको अपने मन से 2 सेंटेंस में, मर्सी इज द, पहले मर्सी की थोड़ा सा हम यहाँ पर तारीफ करते हुए लिखेंगे, मर्सी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मर्सी, दया मानव का सबसे अच्छा गुण है। ठीक है, एक हमने इसमें दया से शुरुआत कर दी, अब हम गुणों को जोड़ेंगे। यह दबाव से उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो देखिए, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। देखिए, देख सकते हैं आप कि हमने इस लाइन को कितनी सरल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो इट हो गया। अब इज नॉट स्ट्रेंथ, दबाव से उत्पन्न नहीं होती है, हमने इसको इज नॉट का कर दिया, कैन नॉट बी, पैसे बना दिए, ये भी पैसे में, ये भी हो गया।
कैन नॉट बी फोर्स्ड, स्ट्रेंड का हो गया फोर्स्ड, यह दबाव से उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन की हिंदी जानना बहुत जरूरी होता है, इसकी हिंदी जानना, इसकी हिंदी जानेंगे और इसको हम अपने मन में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए बनाते चले जाएंगे, इसलिए इसकी हिंदी आप समझकर लिख सकते हो। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, यह दबाव से उत्पन्न नहीं होती। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस लिविंग, इसका अर्थ है यह आसमान से पृथ्वी पर सुखद वर्षा के समान गिरती है। तो इट, यहाँ पर ड्रॉपेथ है, हम फॉल्स लिख देंगे। फ्रॉम स्काई, इट फॉल्स फ्रॉम स्काई अपॉन द, यहाँ पर प्लेस भी नीथ है, नीचे, यहाँ पर हो जाएगा अर्थ। इट फॉल्स फ्रॉम स्काई अपॉन द अर्थ जेंटली, सुखद वर्षा के समान गिरती है। अब देखिए, अब है इट इज ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। तो देखिए यहाँ पर ट्विस्ट लिखा है, हम डबल कर, इट इज डबल ब्लेसिंग, इट इज डबल ब्लेसिंग, यह दोहरा वरदान है। ये हो गया हमारा। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स, जो देता है और जो लेता है दोनों के लिए लाभदायक है। तो हम अपनी भाषा में लिखेंगे इट इज यूजफुल फॉर द गिवर, देने वाला, एंड द रिसीवर, लेने वाला। इट इज यूजफुल फॉर द गिवर एंड द रिसीवर। इस लाइन को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब है इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। तो देखिए यह सबसे शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण है। तो इट इज, यहाँ पर माइटिएस्ट है, माइटिएस्ट मीन्स द पावरफुल। अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ते हो और इनकी मीनिंग का अर्थ समझते हो, इनके सिनोनिम्स जानते हो, तो हम आराम से इनको चेंज कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। तो माइटिएस्ट का हो गया पावरफुल, इट इज पावरफुल क्वालिटी of the most powerful man, यह सबसे शक्तिशाली लोगों का, यहाँ पर भी द मोस्ट लगा देंगे, यह सबसे शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है। तो ये तो हो गया सीन लाइन को एक्सप्लेन करना। अब हम इसमें थोड़ा बहुत अपने मन से और ऐड कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये लेंदी हो जाए। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज द पावरफुल क्वालिटी ऑफ दोज, इसी लाइन को एक्सप्लेन कर देंगे यहीं पर। इट इज द पावरफुल क्वालिटी ऑफ दोज, यह उन लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है हु आर हाईली प्लेस्ड ऑन द अर्थ, यह उन लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है जो संसार में पृथ्वी, जो संसार में या पृथ्वी पर उच्च स्थान में बैठे होते हैं। मतलब उच्च लोगों का, महान लोगों का शक्तिशाली गुण है। वही व्यक्ति महान बनते हैं जिनके अंदर क्या होती है, दया होती है। तो इस तरह से पोर्शिया शायलॉक से मर्सी के बारे में बताती है। तो जब एक्सप्लेनेशन आता है किसी स्टैंजा का तो हमें इस तरह से लिखना पड़ता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं नोट पर। अब हम यहाँ पर जो नोट लिखेंगे उस नोट में क्या आएगा, इसको मैंने जो समझाया है इसकी हिंदी भी आप लोग लिख लेना, जिससे कि जब आप इसको, इसका अर्थ पढ़ना, इसकी हिंदी पढ़ोगे तो इसका अर्थ अपने आप आ जाएगा। नोट में लिखना है, मैंने बताया था फिगर्स ऑफ स्पीच। आपको लग रहा है किसी लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है, अभी मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो अभी दिया था आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच का, तो आपने पहचानना सीखा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन,
यहाँ पर एज आया, यह सुखद वर्षा के समान। एज लाइक सो होता है तो सिमिली होता है, तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली has been used in the line, और लाइन है क्या, it droppeth से डॉट डॉट यहां लिख देंगे हम beneath तक। तो ये हमारा हुआ एक्सप्लेनेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंजा था इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया कि किसी स्टैंजा को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, नोट, ये चारों चीजें हमें बतानी पड़ती हैं, तब हमें 8 मार्क्स मिलते हैं। तो रेफरेंस है, कौन बताया मैंने कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी बताया, एक्सप्लेनेशन इससे लिखते हैं और नोट में इसमें कुछ स्पेशल लिखते हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट स्टैंजा पूरा हुआ। क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको बहुत ही समझाने का प्रयास किया, मेहनत की। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।